नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोविड में इलाज में सावधानी की। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। दूसरी लहर का कहर सबने देखा। इस बीच कोरोना के इलाज को लेकर भ्रांतियां भी सामने आए हैं। अभी भी कोरोना के उपचार को लेकर स्पष्ट राय नहीं निकलकर सामने आ पाई है। जिन दवाओं को कोरोना उपचार में सफल माना जा रहा था, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल में शामिल तक किया गया है और उनमें से कोई भी असरदार नहीं है। एक फार्मा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 साल में लोगों ने ऐसी 500 करोड़ रुपए की दवाओं का सेवन किया है, जबकि इनमें से कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव ब्लैक फंगस के रूप में पूरे देश ने देखा। एम्स के डॉक्टर अचल कुमार ने कहा कि 2 वर्षों में न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि संक्रमण से बचने के लिए भी लोगों ने 2DG, फेविपिराविर और आइवरमेक्सिन और साथ ही HCQ जैसी दवाइयों को काफी इस्तेमाल में लिया है। ये दवाइयां कोविड के माइल्ड या फिर अस्पताल में भर्ती रोगियों पर असरदार नहीं है। एम्स का मानना है कि इन दवाओं का देश में खूब प्रचार हुआ। कम वैज्ञानिक साक्ष्य वाली दवाओं ने भी करोड़ों रुपए का कारोबार कर लिया। लेकिन अब एम्स ने आगे आकर इन दवाइयों पर सवाल उठाते हुए इनसे दूरी बनाने की सलाह दी है। दरअसल कोविड ट्रीटमेंट के लिए एक दवा काफी डिमांड में है। इस दवा का नाम है मोलनुपिराविर। ये ड्रग रिटेलर बताते हैं कि कोविड की दूसरी लहर में रेमडेसिविर या फिर ये दवा डिमांड की ज्यादा में नजर आई, लेकिन इस बार जिस दवा का नाम हम कह रहे हैं, मोलनुपिराविर नाम की दवा की डिमांड सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक देखने को मिल रही है। जबकि जो कई डॉक्टर हैं वो कोविड पॉजिटिव लोगों को ये दवा प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं। दावा ये किया गया है कि एंटीवायरल दवा हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है और कोविड मरीज को गंभीर संक्रमण से बचाती है। इसका दूसरा पहलू अगर हम समझें तो इसका दूसरा पहलू भी है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस दवा के फायदे से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जाना चाहिए। अमेरिकन फार्मा कंपनी रिजबेक बायोथेरेपेटिक्स के मर्क की इस एंटीवायरल दवा को भारत के ड्रग रेगुलेटर DGCI ने 28 दिसंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से भारत की भी कई सारी कंपनियों ने मंजूरी लेते हुए इस दवा की बिक्री शुरू कर दी। ये कोविड मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन और मौत का खतरा कम करने के लिए दी जाती है। और इस बीच WHO ने 2 दवाओं को लेकर बड़ा दावा भी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये दवाएं कोरोना का इलाज कर सकती हैं और नई सिफारिशों के मुताबिक 4000 मरीजों पर किए गए 7 ट्रायल के बाद इस नतीजे पर वो पहुंच गए हैं। दरअसल कोरोना के इलाज के लिए WHO ने 2 नई दवाओं की सिफारिश दी है। पहली दवा है बेरिसिटेनिब। ये दवा गठिया यानी अर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। कोरोना के गंभीर मरीज को यह दवा वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है और इस दवा को स्टेरॉइड के साथ दिए जाने की सलाह भी दी गई है। इसी के साथ WHO ने कोसिरिविमैब एंटीबॉडी कॉकटेल देने की भी सिफारिश की है। ये कोरोना पॉजिटिव होने के पहले दिन ही दे दी जाती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को काफी कारगर हथियार समझा जा रहा है। इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक हिमालयी पौध की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है, जो कोविड संक्रमण के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। इस टीम ने हिमालयी बुरांस पौधे की पंखुड़ियों में इन रसायनों का पता लगाया है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम रोडोडेड्रोन ऑर्बेरियम है और विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए स्थानीय आबादी इसका अलग अलग रूप से सेवन भी करती है। कोरोना का इलाज कैसे हो, क्या दवाएं हों और कौन सी दवाएं उपयोगी हैं, किन दवाओं से बचा जाए, क्या सावधानी बरती जाए, जानेंगे विशेषज्ञों की राय हमारे साथ जो मौजूद हैं। उन्हीं से आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो कोविड के इलाज में हमें कैसे सावधानी बरतनी है, आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ती हैं, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत आप दोनों खास मेहमान का। पूरा जो हमने
अभी आपको रिपोर्ट सुनाई और आपने भी सुनी होगी, देखी होगी कि कौन कौन सी दवाइयों का जिक्र किया गया है और कौन कौन सी दवाएं जो हैं अब ज्यादा उपचार में ली जा रही हैं। डॉक्टर अनीता रमेश, आपसे हम यहाँ समझना चाहेंगे कैसे इलाज कोरोना का संभव है इस दौरान जो लाखों करोड़ों या यूं हम कहें कि अरबों रुपए का कई जो है मुनाफा कमाया गया है इस दौरान कई ऐसी मेडिसिन देकर। क्या ये कोरोना से बचने के लिए प्रभावी थी या फिर इसका गलत प्रचार करके या फिर गलत तरीके से सेवन किया गया? और देखिए, अभी जो कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट से फैल रहा है सारा देशों में 80 to 90% वही जिनोम स्ट्रेन से पॉजिटिव है। ओमिक्रॉन लगभग माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है। 80% to 90% को होम क्वारंटाइन से ठीक हो जाते हैं। उनका दवा है पैरासिटामोल डोलो 650। उसके साथ उसमें शरीर का सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार कंट्रोल करते हैं। किसी आदमी को जुकाम आता है, सेट्रिजिन हम देते हैं, मॉन्टेलिको सेट्रिजिन, उससे कम हो जाता है। 2 टैबलेट्स अप्रूव्ड है। एंटीबायोटिक अभी अप्रूव नहीं है जी। ओके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अप्रूव नहीं है। अगर आपका सांस नहीं फूले होगे तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है तो स्टेरॉइड का जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जिसका खांसी है वो लोग हमको ब्रोंकोकॉर्डेक्स और कुछ की कॉफ सिरप देते हैं। और इम्यून बूस्टर, जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी, यही खाली 5-6 दवा सब 90% कोविड पेशेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन है। एंड सारा देश में वही चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये सिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक, जिसका हॉस्पिटल जरूरत नहीं है, होम क्वारंटाइन में ये दवा दे करके हम भेज देते हैं। नेक्स्ट, जिस आदमियों को एडमिशन का जरूरत है, जैसे हाई रिस्क इंडिविजुअल, उनके हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स, लिवर, किडनी, कैंसर का पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और जिसमें ऑलरेडी लंग्स में स्लो थोड़ा बहुत इफेक्ट शुरू हो गया, उन लोगों को खाली हम लोग एडमिट करते हैं। एडमिशन के क्राइटेरिया है बुखार कम नहीं हुआ, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम है, उसके साथ साथ कोमॉर्बिडिटी है, खांसी है, गिडनेस है, तो पेशेंट बीमार लग रहा है, उनको खाली हम लोग एडमिट करते हैं। तो उसी के लिए ये बात शुरू होता है कि क्या दवा देना है इसके ऊपर। तो यस, पहले हम लोग जो डेल्टा वेरिएंट को कॉकटेल एंटीबॉडी देते थे, हम काफी पेशेंट्स को दिए थे। रोश, मैन्युफैक्चर्ड बाय रोश, मार्केटेड बाय सिप्ला इन इंडिया, वो एंटीबॉडी कॉकटेल 2 ड्रग्स था, 600 मिलीग्राम करके देना है। ओके, 1,20,000 के आसपास उनका खर्चा होता है एक से। ओके, बट डेल्टा वेरिएंट में उनका काम करता था जी। उसके बाद में अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अगर हम लोग को ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ गया तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो रोश एंड सिप्ला का मार्केटेड डज नॉट वर्क, उसमें दिखाई दिया वो काम नहीं करता है और उनको भी देना नहीं है। So it has to be very very careful. Genomic sequence, S gene drop देखने के बाद अगर ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव है, एक कॉकटेल एंटीबॉडी नहीं देना है। नेक्स्ट, उसके बाद ओरल दवा शुरू हुआ था मर्क एंड फाइजर से। ओके, नॉलपुरीनवीर एंड फ्लाविपुरिन, दीज आर सम ऑफ द ओरल ड्रग्स अभी चल रहा था कि यस देने के लिए, अगर आपको वायरस से इन्फेक्शन हुआ उसके लिए देने के लिए, बट इट डिड नॉट टेक अप सो मच। अभी जो 2-3 दिन का बाद पहले बात है, WHO ने आपने जो सही ढंग से बताया, एक दवा का वो लोग एक कर चुके हैं कि अप्रूवल कर चुके हैं जी। उनका नाम है वैसिटिनिब। ये भी एक एंटीबॉडी मोनोक्लोनल जैसा दवा है। यूजुअली आर्थराइटिस, जिस आदमियों को मुट्ठी का दर्द होता है उनमें यूज कर जाते थे। और इंटरल्यूकिन जो एंटी इंफ्लेमेटरी हमारे बॉडी में होते हैं वायरल इन्फेक्शन के वजह से, जैसे साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन 6, नेचुरल किलर सेल्स, ये इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो दवा खाली अभी अप्रूवल मिला इमीडिएटली। तो इसी से दिखाते हैं कि जिस आदमी को हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, उन आदमियों को दवा देने से आईसीयू डॉक्टर अनीता, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी हमें समझना होगा, जैसे आपने बताया कि कौन कौन सी दवाएं हम ले सकते हैं। डॉक्टर अम्बली, हम चर्चा करते हैं क्या हमें एहतियात बरतने हैं, किस तरीके से हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, लेकिन आज हम खास जोर जो देने वाले हैं वो दवाइयों पर, इसके सेवन को।
क्योंकि इस दौरान आपने देखा कि लोग खुद डॉक्टर बन बैठे, खुद जो हैं लोगों ने अपने आप से दवाइयाँ शुरू कर दी। विटामिन सी हम ले लेते हैं, हम कई मल्टी विटामिन ले लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इसके लिए जो जिससे बन बैठा वो उसने किया। लेकिन आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन सी दवाएं उनके लिए उपयोगी रही, और जो WHO की तरफ से कहा गया है, क्या आपको लग रहा है ये सब मुनाफा और फायदा कमाने का जरिया भी बना? पूजा जी, थैंक यू। आपने ये टॉपिक बहुत फायदे का है लोगों के लिए, और मैं आपके इस प्रोग्राम को बहुत सिंपल कर देता हूँ अपने एक वाक्य से कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन खास तौर से, वही कोरोना का इलाज भी है। अब आप पूछेंगे क्यों और कैसे? कोरोना की सबसे अच्छी दवा ये ब्लड में प्रोड्यूस कर देता है अपने आप। जब कोरोना वायरस जब बॉडी में जाता है तो इम्यूनिटी पैदा कर देता है। हम बहुत दिन से हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन ओमिक्रॉन जब इन्फेक्शन होता है तो एक बहुत ही रोबस्ट और रिलायबल इम्यूनिटी ये बॉडी में पैदा करता है। तो दवा की जरूरत कहाँ है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाई दवा क्यों ढूंढ रहे हो? अगर आपको वायरल इन्फेक्शन बॉडी में चला गया तो वो खुद इसका इलाज है। तो इसके बाद दवा की जरूरत है ही नहीं, आपको रेस्ट करना है। और वायरल बीमारियां जो हैं उनके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं काम करता। सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो उसमें काम करता है वो है आराम करना। ये बात ठीक है कि हम विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, ये तीनों प्रूवन अच्छी चीजें हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। इसमें सबसे बड़ा जो दवा है वो वायरल इन्फेक्शन खुद है। इसके बाद मुझको नहीं लगता किसी दवा की जरूरत रह जाती है। और जितनी एंटीबॉडीज की बात हो रही है, IL-6 इनहिबिटर की जो बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसको WHO ने अप्रूव किया है, तो ये जो दवा है ये बहुत कॉस्टली दवाएं हैं। IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर कहलाती हैं और बेरिसिटिनिब है इसका नाम। और मुझे याद है जब गंगाराम हॉस्पिटल में सबसे पहली वेव शुरू भी नहीं हुई थी तो हम लोगों ने तभी ये डिसाइड किया था कि इसमें हम टोफेसिटिनिब ट्राई कर सकते हैं, जब कोई भी कहीं से भी कोई नहीं आया था रेफरेंस। तो ये सब महंगी दवाएं हैं। एक एक कोर्स इसका 60 से 70 हजार रुपए का होता है, और उससे आदमी को वैसे ही उससे दम घुट सकता है उसकी प्राइस सुन के। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इन चीजों को अभी पीछे रहने दें। जहां तक ये बात है जो आपने उठाया है मुद्दा, ये मुद्दा बिल्कुल ठीक है। कोरोना काल में हमने पूरे कोरोना काल में देखा है कि सस्ती दवाओं को डिस्करेज किया गया है और महंगी दवाओं को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें रेमडेसिविर सबसे पेश रही थी सेकेंड वेव में। उसी तरह अब इन दवाओं की बात हो रही है। देखिए, मैं बहुत साफ सुथरे तौर पे दर्शकों को ये बात बता रहा हूँ कि अब हमें उम्मीद है कोरोना की थर्ड वेव रिसीड कर रही है, कम हो रही है। आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है और मास्क लगाना है। दवाई से अगर कोरोना का इलाज होता तो लोग इतने क्यों हम मरने देते? अमेरिका जैसा देश इतने लोगों को मरने देता? वहां तो एक आदमी मर जाता है तो तहलका मच जाता है। इतनी डेथ्स जो यूके और USA में हुई है, अगर इसका इलाज होता तो क्या इतने लोगों की जान चली जाती? तो इसका जवाब है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज इसके अलावा नहीं है कि जो लोग इम्यूनिटी होने के बाद बच जाते हैं, संक्रमण के बाद बच जाते हैं, उनके अंदर खुद इसकी दवा बन जाती है। हमारा शरीर कोरोना की दवा की फैक्ट्री है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, और बहुत हिम्मत के साथ ये बात कह रहा हूँ। और ये बिल्कुल मनी, पॉलिटिक्स और कोरोना, ये तीनों चीजें का बड़ा घालमेल हो रहा है। इसको लेकर हम चाहेंगे कि इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करें। क्या वाकई में जो दवाइयों का सेवन करना चाहिए था, जैसे आपने बहुत सिंपल शब्दों में बहुत बड़ी बात की कि जो सस्ती दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम समय से, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनको दरकिनार कहीं ना कहीं किया गया है इस दौरान। लेकिन इसके पीछे का खास मकसद, खास टारगेट क्या? इस महामारी में बहुत सारे लोगों ने अवसर तलाशे, यही कह सकते हैं। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ सब उन लोगों का जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है कोरोना में, उनके लिए श्रद्धांजलि दूंगा, उनके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करूंगा। और अभी भी जो डेथ्स हो रही हैं वो किसी दवा से नहीं रुक पा रही हैं। वो या तो उन लोगों की हो रही हैं जिनमें घनघोर संक्रमण है या जिनको पहले से दूसरी बीमारियां हैं। अभी मेरे पास एक एक्स-रे आया, उसमें TB है, कोरोना पॉजिटिव टेस्ट है। तो इस तरह के जो मरीज है उनको संक्रमण पड़ जाएगा और उनका इलाज अगर समय से नहीं हुआ तो वो जान खो देगी।
कोरोना की जब हम दवा की बात करते हैं, आपको मैं बांग्लादेश की स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें, बांग्लादेश का कहीं नाम नहीं है वर्ल्ड के मैप में कि कहाँ ओमिक्रॉन है, वहां कहाँ उन्होंने डेल्टा वेव को मैनेज किया था सस्ती दवाओं से। अब ठीक है, वो दवाएं WHO ने नहीं अप्रूव की हैं, ठीक है, लेकिन वो दवाएं तो बहुत पुरानी अप्रूव्ड दवाएं हैं ना। FDA के यहाँ भी अप्रूव्ड है, वो हमारे यहाँ भी अप्रूव्ड है और यूज भी हो रही है किसी तो कैसे डॉक्टर एम वली बीच में इंटरप्ट करके जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, इसको बिजनेस के तौर पर समझे क्या फिर हम? बिल्कुल एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी समझी जाए? ये आपने परसों खबर देखी होगी कि जो अरबपति लोग हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है कोरोना काल में, और गरीबी लोगों की भी संख्या, गरीब लोगों की भी बहुत तेजी से बढ़ी है। बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एक स्वैप हुआ है और इसमें बहुत बड़ा एक समझिए कि ये हम लोगों के करने की बात है ही नहीं। एक्चुअली मरीज और डॉक्टर के लिए ये सब चीजें नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वहां से चलता है हुकुम, हम लोग फॉलो करते हैं। WHO लेकिन लोगों को, दर्शकों को पता होना चाहिए, निभाता है। सर, दर्शकों को पता होना चाहिए, जब आप उनको इतनी अच्छी सलाह देते हैं कि कैसे उन्हें कोरोना में अपना ख्याल रखना है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि इस दौरान क्या कुछ बीता है इन लोगों पर। मैं तो यही कह रहा हूँ, कोरोना का इलाज, कोरोना का संक्रमण खुद है। सारी बात ही खत्म कर दी मैंने तो ये कह के। उसके बाद अपने डॉक्टर से जो आपको वो दवा दे रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम चूज करेंगे आपको कौन सी दवा चाहिए। मैं भी हॉस्पिटल में ICU में 5 हफ्ते रह के आया हूँ, मुझे कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं लगा, मुझे इस तरह की कोई दवा नहीं दी गई। हाँ, प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स का यूज हुआ था मेरे ऊपर, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस था। हॉस्पिटल में हम थे, ऑक्सीजन लगी थी हमको, वो भी दवा थी। तो ये सब चीजें जो दर्शकों के जानने की हैं वो ये है कि पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा पे मत जाइए। और हमारे डॉक्टर्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आप सर इस दौरान दे रहे हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं जरूर आपसे ये भी जान पाऊं कि जो पूरा बिजनेस इस दौरान चला है, जैसे आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रहे थे। हाँ, वो है, लेकिन वो मैंने ये कहा ना, वो हमारे और दर्शकों के और आपके, हमसे ऊपर की बात है, इसलिए हम उसको डिस्कस करने का मैं तो एटलीस्ट समझता हूँ अधिकार नहीं रखता हूँ। WHO जो काम कर रही है, WHO कहती है ये करो, WHO ने मना कर दिया था मास्क लगाने के लिए, क्या हुआ, कितने लोग मरे? बिल्कुल। तो ये WHO का जो काम है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, WHO करेगी और करती रहेगी। मुझे WHO में पूरी आस्था है आज भी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि सिंपल वायरल इन्फेक्शन को हम सिंपल तरीके से ट्रीट करें, आराम करके ट्रीट करें, और हम इन्फेक्शन के 7 दिन तक बाहर न निकलें। ये सबसे बड़ी दवा है उन लोगों के लिए जिनको हम इन्फेक्शन दे सकते हैं। और ये जरूरी है कि जब भी कोई दवा नई मार्केट में आती है उस पर R&D की वैल्यू लगा के, उनके पास ज्यादा रीजन होता है उसको महंगा बेचने का। मुझे याद है जब ज़ेंटेक की गोली शुरू हुई थी तो $26 की गोली थी ये, आज जो ₹1.5 की बिकती है इंडिया में। तो R&D के नाम पे जो खर्चे होते हैं दवाई पे, वो भी दवाई की कंपनियों को अधिकार होता है उस पे डालने का। ये कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, हम डॉक्टर्स से बहुत हम लोग इससे ऊपर की चीज हैं, हमको इनको चीजों को नहीं देखना है। और पूजा जी, आपने ये मुद्दा जो उठाया है ना, ये एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मुद्दा है, और कहीं ना कहीं ये हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन है इससे हमको दूर रखना है। ये और कोई भी मेडिकल प्रोफेशन या लोग इससे अछूते नहीं हैं, इसीलिए इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं डॉक्टर एम वली। ठीक है, अनीता जी से मैं जरा यहाँ पर समझना चाहूंगी। अनीता जी, जो सारी बातें निकली हैं उसका कंक्लूजन आप भी इसी नजरिए से देख रही हैं कि ठीक है, यहाँ पर बिजनेस भी खूब हुआ, मुनाफाखोरी भी बहुत कमाई गई है, लेकिन जो चीजें हम बहुत बेसिक लेवल पे कर सकते थे उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रचार के माध्यमों से किया गया। महामारी में जैसे कहा जाता है कि अवसर सबने तलाशे। देखिए, क्योंकि आप लोग जो मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यस, आप 80 to 90% मरीज हम जैसे बताए हैं उनको कुछ जरूरत नहीं होगा, बट 5 से 10% मरीज हमारे देश में है, विदेशों में है, जो आएंगे बोलेंगे गिव द बेस्ट, हमको बेस्ट से बेस्ट दवा दे दीजिए, जो भी कुछ करिए डॉक्टर साहब, हम पेशेंट को बचाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? तो आज का डिस्कशन उन लोगों के लिए जिसको बड़े दवा का जरूरत है। यस,
रिसर्च में भी पॉलिटिक्स है, R&D में भी पॉलिटिक्स है, WHO, US, FDA, बिकॉज आई एम एन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो काफी कैंसर ड्रग्स, इम्यूनोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से हम लोग का यूज है, तो हम लोग जानते हैं कितना सर्वाइवल, रिजल्ट कैसे, फेज 3 डेटा, ओके, साइड इफेक्ट्स, अप्रूवल कैसे मिलता है, तो इसमें हर प्लेस में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, एंड दैट इज नॉट आवर डिस्कशन टुडे इवनिंग। बट यस, ये भी है जो फाइजर एंड मर्क का पहले टैबलेट निकला था, एंड हम लोग इस फोरम में पहले भी बात कर चुके हैं कितना यूजफुल था, पर 30 to 50% प्रिवेंट करता है। अभी जो तुरंत WHO ने इलाई लिली का बैरिसिटिनिब अप्रूवल किया, इसमें से कुछ बातें स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्यों नहीं ओरल टैबलेट, क्यों नहीं, ये महंगा नहीं, तो सम पॉलिटिक्स इज देयर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए वक्त नहीं है पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए। अगर कुछ दवा अप्रूव हो या यस, हमारे पास पेशेंट्स भी होंगे जो पूछेंगे हमको दे दीजिए। आई हैव पेशेंट्स हु कम जस्ट फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उनका सब कुछ हो गया है, वो लोग काफी सिक है, उनको बचाना जरूरी है, और उसके बाद ही एक दवा का ट्रीटमेंट का डिस्कशन होगा। एंड आई थिंक इट्स अ बिग चंक ऑफ पीपल इन इंडिया हु वांट्स ट्रीटमेंट, जिनके लिए दैट इज दी मोलनुपिराविर व्हिच इज बाय दी मर्क, एंड पैक्सलॉइड बाय फाइजर, एंड इलाई लिली का जो बैसिनेटिनिब, तीनों ड्रग्स के ऊपर है। तो इंडियन कंपनी अभी प्रपोज कर रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट की एटलीस्ट चीप मेडिसिन यहाँ पे मिल जाएगा, एटलीस्ट सम ऑफ द ओरल मेडिसिन, बिकॉज हमारे पास मरीज है हॉस्पिटल में जिनका जरूरी है दवा, तो इसीलिए इसी डिस्कशन है आज का। बिल्कुल, और जी डिस्कशन के माध्यम से ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो मोनोक्लोनल नहीं लगेगा, दैट इज प्रूव्ड, वी हैव स्टॉप्ड गिविंग, बट वी आर गिविंग टू डेल्टा वेरिएंट स्टिल, इट इज सम इफेक्ट है, एंड मरीज पूछते हैं और हमको भी देना है उनको बचाने के लिए। और इसीलिए आज का कार्यक्रम रखा गया है डॉक्टर अनीता रमेश जी और डॉक्टर एम्बली की, लोगों को पता हो, वो जागरूक हो, अवेयर हो कि देखिए अगर दवाइयों के सेवन की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी दवाएं ले सकते हैं वो, और कितनी ये उपयोगी है और कितनी इनकी जरूरत है, क्या हम व्यर्थ तो नहीं इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए आज का हमारा जो खास सेगमेंट था इसी पर आधारित था। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा आप बने। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।